हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिल। तो हम यहाँ पे जो आईसीए के केस सिनारियो एमसीक्यूज कर रहे थे, उसमें आज हम करेंगे आपका 8वां केस सिनारियो। पिछले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी आपके पहले 7 केस सिनारियोस को सोल्व कर लिया है, तो आज हम करेंगे आपका 8वां केस सिनारियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे जो आपको क्वेश्चन पूछे गए उसे हम रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, विच ऑफ द बिल्डिंग्स इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ मिस्टर सोनू। तो यहाँ पे मिस्टर सोनू के हाथ में किस बिल्डिंग की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, which of the following payments or expenditure is allowable as a deduction while computing income under the head income from house property incurred in respect of building at Chennai and Kochi। तो यहाँ पे जो दो बिल्डिंग दी गई है, चेन्नई और कोची, दोनों बिल्डिंग से रिलेटेड किस खर्चे का डिडक्शन आपको दिया जाएगा जब आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे। ठीक है सर। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, अंडर विच हेड ऑफ इनकम द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राजू वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। तो यहाँ पे मिस्टर राजू से आपको कुछ अमाउंट मिला होगा, वो अमाउंट आपके किस हेड ऑफ इनकम में टैक्सेबल किया जाएगा। इसके लिए हमें सर केस स्टडी में दी गई इन्फॉर्मेशन पढ़नी होगी। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, what is the amount chargeable to tax under the head income from house property in hands of Mr. Sonu for the previous year 24-25। तो यहाँ पे इनकी आपको करंट प्रीवियस ईयर की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी निकालनी है। ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, केस स्टडी में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम रीड करते हैं। तो अब यहाँ पे इस केस स्टडी में आपको क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा है, फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 मिस्टर सोनू सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो क्या इन्फॉर्मेशन दी है, सबसे पहले यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक जो आपका चेन्नई में बिल्डिंग है उसके लिए और दूसरा जो आपका कोची में बिल्डिंग है उसके लिए। अब जब हमने इस केस स्टडी के क्वेश्चंस पढ़े तो उसमें आपको ये समझ में आया होगा कि आपको ज्यादातर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है सर। तो इन्फॉर्मेशन भी आपको ज्यादातर उसके लिए दी होगी। अब यहाँ पे जो आपका चेन्नई में बिल्डिंग है और जो आपका कोची में बिल्डिंग है उसके लिए आपको यहाँ पे उसका म्युनिसिपल वैल्यू दिया, उसका स्टैंडर्ड रेंट दिया, उसके बाद उसका फेयर रेंट दिया और यहाँ पे उसके बाद आपको उसका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड भी दिया गया। ये चार चीजें आपको किसके लिए काम आएगी, ये दोनों बिल्डिंग की जब आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे तो उसमें आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये चार चीजें आपकी काम में आएगी। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर बिल्डिंग एट चेन्नई एंड पेड बाय मिस्टर सोनू फॉर बिल्डिंग एट कोची। अब यहाँ पे आपको ये मालूम होगा कि जब आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं तो उसमें ग्रोस एनुअल वैल्यू में से आपको एक डिडक्शन दिया जाता है, दैट इज म्युनिसिपल टैक्सेस। लेकिन उसके लिए आपको दो कंडीशंस दे रखी है। पहला कंडीशन ये दिया है कि जितना म्युनिसिपल टैक्सेस आपने एक्चुअली पे किया है ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर उतना ही अमाउंट हम कंसीडर करेंगे फॉर द डिडक्शन पर्पस। और सेकंड कंडीशन आपको ये दिया है कि वो म्युनिसिपल टैक्सेस का अमाउंट उस प्रॉपर्टी के ओनर ने बेयर किया होना चाहिए, तभी उस ओनर को उस प्रॉपर्टी की हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते टाइम उस म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि चेन्नई में जो आपकी बिल्डिंग है उसका म्युनिसिपल टैक्स तो आपके टेनेंट ने पे किया, दैट इज मिस्टर रामू, तो उस म्युनिसिपल टैक्स का आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा जब चेन्नई वाली बिल्डिंग की आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे। ठीक है सर। लेकिन कोची में जो आपकी बिल्डिंग है उसका म्युनिसिपल टैक्स तो मिस्टर सोनू ने पे किया, यानी उसके ओनर ने पे किया, तो उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज ₹4,000। ठीक है सर। उसके बाद आपको आगे क्या दिया है, रिपेयर्स पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर चेन्नई बिल्डिंग एंड मिस्टर सोनू पेड फॉर कोची बिल्डिंग। तो यहाँ पे दोनों बिल्डिंग से रिलेटेड आपने कुछ रिपेयर का खर्चा भी पे किया। अब यहाँ पे आपको ये भी मालूम होगा कि जब आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से डिडक्शन दिए जाते हैं। सर सबसे पहले हमें यहाँ पे जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन दिया जाता है। इसके बाद एनएवी में से हमें दो और डिडक्शन दिए जाते हैं। पहला आपको सेक्शन 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है एट द रेट 30% की रेट से। दूसरा आपको सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन के खर्चे का डिडक्शन दिया जाता है। लेकिन इन तीन डिडक्शन के अलावा किसी भी और खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा, चाहे वो ओनर ने पे किया हो या फिर टेनेंट ने पे किया हो, किसी भी और खर्चे का आपको डिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते टाइम नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपने रिपेयर का खर्चा पे किया उस खर्चे का डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे दिया कि जो लैंड रेवेन्यू आपने पे किया उसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उस खर्चे का भी डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको दिया इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे उस प्रॉपर्टी के म्युनिसिपल टैक्स को पे करने के लिए आपने लोन लिया था और उस लोन पे आपका इंटरेस्ट का खर्चा दिया। अब यहाँ पे आपको ये मालूम है कि आपको सेक्शन 24B में इंटरेस्ट के खर्चे का डिडक्शन दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको सेक्शन 24B में ये कंडीशन दी गई है कि आपने जो लोन लिया वो लोन लिया होना चाहिए उस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या फिर आपने उस प्रॉपर्टी के रिपेयर रिनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, तो ही उस केस में उस लोन पे जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रू हो रहा है उसका आपको डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 24B व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी के म्युनिसिपल टैक्स को पे करने के लिए लोन लिया और उस लोन पे आपका इंटरेस्ट का खर्चा दिया, उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो ये दोनों बिल्डिंग के केस में जो लोन आपने लिया उस लोन पे जो आपका इंटरेस्ट का खर्चा है उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है सर।
उसके बाद आगे आपको दिया है नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे जो आपका चेन्नई में बिल्डिंग है उसको आपने लेट आउट किया फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, और जो आपका कोची में बिल्डिंग है उसको आपने लेट आउट किया फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है सर। उसके बाद आगे दिया है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो यानी जिस दिन दोनों बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसकी भी डेट आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है सर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक काम करिए, इस केस स्टडी के सेकंड क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया था कि दोनों बिल्डिंग्स के रिलेटेड किस खर्चे का आपको यहाँ पे डिडक्शन दिया जाएगा व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे सिर्फ आपको म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन दिया जाएगा फ्रॉम जीएवी। यहाँ पे जो आपका रिपेयर का खर्चा है, जो लैंड रेवेन्यू आपने पे किया, जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा, इसका डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है उसका भी यहाँ पे डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज जो आपने लोन लिया था वो उस प्रॉपर्टी के म्युनिसिपल टैक्स को पे करने के लिए लिया था, विच इज नॉट द एलिजिबल पर्पज। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन दिया जाएगा, और वो भी जो आपका कोची में बिल्डिंग है उसका म्युनिसिपल टैक्स आपके ओनर ने बेयर किया है, उसी केस में आपको डिडक्शन मिलेगा। जो चेन्नई में आपका बिल्डिंग है उसका म्युनिसिपल टैक्स आपके टेनेंट ने पे किया है, तो उस केस में यहाँ पे आपको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर हमें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर सोनू। तो यहाँ पे मिस्टर सोनू ने जो कोची में उसका बिल्डिंग है उसके रिलेटेड जो म्युनिसिपल टैक्स उसने बेयर किया है उसका ही डिडक्शन यहाँ पे उसे मिलेगा व्हाइल कंप्यूटिंग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर। अब बाकी के जो तीन क्वेश्चंस आपको दिए गए उसके पहले हम क्या करते हैं, केस स्टडी में जो बाकी की इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे पहले हम रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे और क्या दिया है, मिस्टर सोनू इज कंस्ट्रक्टिंग वन मोर बिल्डिंग इन मुंबई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। मिस्टर राजू अ फिल्म डायरेक्टर टुक ऑन रेंट द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन इन मुंबई ₹8,5,000 पर मंथ फॉर हिज फिल्म शूटिंग। तो यहाँ पे मिस्टर सोनू जो है वो मुंबई में एक और बिल्डिंग बना रहे, और यहाँ पे जब वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उस टाइम पे वो बिल्डिंग मिस्टर राजू को रेंट पे दी जा रही है ₹8,5,000 पर मंथ फॉर हिज फिल्म शूटिंग। ठीक है सर। उसके बाद क्या दिया है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेड बिल्डिंग वुड बी कंप्लीटेड बाय अप्रैल 2025, यानी असेसमेंट ईयर में वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है। मिस्टर सोनू इज अ रियल एस्टेट डेवलपर एंड लेटिंग आउट प्रॉपर्टीज इज नॉट द बिजनेस ऑफ मिस्टर सोनू। तो यहाँ पे मिस्टर सोनू जो है वो एक बिल्डर है, और प्रॉपर्टीज को रेंट पे देना उनका कोई बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी आप रेंट पे देंगे उसमें से जो रेंटल इनकम आपको मिलेगी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड बाय टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे आपको बाकी के क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन में आपको ये पूछा था कि जो आपका चेन्नई में बिल्डिंग है और दूसरा जो आपका कोची में बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग में से किस बिल्डिंग की इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका चेन्नई में बिल्डिंग है उसको आपने लेट आउट किया था रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, और दूसरा जो आपका कोची में बिल्डिंग है उसको आपने लेट आउट किया था बिजनेस पर्पस के लिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने कोई बिल्डिंग नेचर की प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी है तो चाहे वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी है या कमर्शियल पर्पस के लिए दी है, उसमें से जो भी आपको रेंटल इनकम मिलेगी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। बिकॉज यहाँ पे आपको मालूम होगा कि अगर कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने किसी को रेंट पे दिया तो उसमें से जो भी आपको रेंटल इनकम मिलेगी वो हमेशा आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जाएगी, चाहे आपका प्रॉपर्टी रेंट पे देने का बिजनेस हो या ना हो। लेकिन अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी और अगर आपका प्रॉपर्टी रेंट पे देने का बिजनेस नहीं है तो उस केस में भी आपकी रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी रेंट पे देने का आपका बिजनेस है तो उस केस में कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जो रेंटल इनकम आपको मिलेगी वो आपकी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि मिस्टर सोनू एक रियल एस्टेट डेवलपर है, यानी वो बिल्डर है और उनका प्रॉपर्टी रेंट पे देने का बिजनेस नहीं है सर। तो यहाँ पे ये दोनों बिल्डिंग के लिए जो आपको रेंटल इनकम मिलेगी ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सर यहाँ पे पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ बिल्डिंग्स एट चेन्नई एंड कोची। दोनों बिल्डिंग्स की रेंटल इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। लेकिन सर हम यहाँ पे जो मुंबई में एक और बिल्डिंग बना रहे थे और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हमने वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मिस्टर राज को रेंट पे दे दी उनके फिल्म शूटिंग के लिए, तो उनसे जो रेंटल इनकम हमें मिलेगी वो कहां पे टैक्सेबल की जाएगी? वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकती है। बिकॉज आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर आपने कोई ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी और उनसे जो रेंटल इनकम आपको मिलेगी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जा सकती है। लेकिन अगर आपने किसी को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो उनसे जो रेंटल इनकम आपको मिलेगी वो आपकी अदर सोर्स में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे जो मिस्टर राज से आपको रेंट मिलेगा फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, वो रेंटल इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया था कि मिस्टर राजू से जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो कहां पे टैक्सेबल किया जाएगा, तो वो यहाँ पे आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल किया जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है सर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको उनकी करंट प्रीवियस ईयर की हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने को पूछा गया। तो उसके लिए आप एक काम करिए, जो उनका चेन्नई में बिल्डिंग है और एक जो उनका कोची में बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग्स की रेंटल इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड बाय टैक्सेबल की जाएगी। यस सर। तो दोनों बिल्डिंग्स के लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल दीजिए, उसका समेशन कर दीजिए, तो करंट प्रीवियस ईयर में उनकी टोटल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिल जाएगी। तो चलिए उसी पे चलते हैं हम।
तो अब सर हम यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस प्रॉपर्टी की ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी होगी, दैट इज जीएवी। अब सर ये जीएवी कैसे निकाली जाती है? तो सबसे पहले आप एक काम करिए, उस प्रॉपर्टी की जो म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट दिया उसे कंपेयर करिए और दोनों में से जो हायर अमाउंट रहेगा उसे आप कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पे चेन्नई वाली बिल्डिंग के लिए आपको म्युनिसिपल वैल्यू दी है 35,000, उसके अलावा जो फेयर रेंट दिया है वो है 31,000, तो हायर अमाउंट आपका रहेगा 35,000। इसके अलावा जो कोची में बिल्डिंग है उसमें आपको म्युनिसिपल वैल्यू दी है 80,000 और जो आपका फेयर रेंट का अमाउंट है वो है 82,000, तो यहाँ पे आपको हायर अमाउंट मिल जाएगा 82,000। ठीक है सर, इसके बाद आप क्या करिए, उस प्रॉपर्टी का जो स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया वो ले लीजिए। चेन्नई वाली बिल्डिंग के लिए आपको दिया है 36,000 और जो कोची में बिल्डिंग है उसके लिए आपको दिया 70,000। अब यहाँ पे आगे आपको निकालना होगा एक्सपेक्टेड रेंट। अब ये कैसे निकालेंगे सर? तो यहाँ पे जो आपको म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में जो हायर अमाउंट मिला था वो अमाउंट ले लीजिए और उसको कंपेयर करिए आपके स्टैंडर्ड रेंट के साथ और दोनों में से जो लोअर अमाउंट मिलेगा वो यहाँ पे बनेगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पे जो चेन्नई में बिल्डिंग है उसमें आपको हायर अमाउंट मिला था 35,000, स्टैंडर्ड रेट आपको दिया था 36,000, तो लोअर अमाउंट आपको मिल जाएगा 35,000। इसके अलावा जो कोची में बिल्डिंग है उसमें आपको हायर अमाउंट मिला था 82,000, स्टैंडर्ड रेट आपको दिया था 70,000, तो यहाँ पे लोअर अमाउंट आपको मिल जाएगा 70,000, तो ये आपका रहेगा एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद क्वेश्चन में जो आपको एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल दिया वो ले लीजिए। तो चेन्नई वाली बिल्डिंग के लिए दिया 38,000, कोची वाली बिल्डिंग के लिए आपको दिया 68,000। अब यहाँ पे फाइनली आपको मिल जाएगा ग्रोस एनुअल वैल्यू। अब जीएवी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल है उसको कंपेयर करिए एक्सपेक्टेड रेंट के साथ और दोनों में से जो हायर अमाउंट रहेगा वो आपका रहेगा ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड रेंट मिला था चेन्नई वाली बिल्डिंग के लिए 35,000, एक्चुअल रेंट आपको दिया था 38,000, तो यहाँ पे आपको जीएवी मिल गई 38,000। लेकिन कोची वाली बिल्डिंग के लिए आपको एक्सपेक्टेड रेंट मिला था 70,000, एक्चुअल रेंट आपको दिया 68,000, तो यहाँ पे आपको हायर अमाउंट मिल जाएगा 70,000, तो ये आपका रहेगा ग्रोस एनुअल वैल्यू। अब इसके बाद जीएवी में से आपको एक डिडक्शन दिया जाएगा, दैट इज म्युनिसिपल टैक्सेस। लेकिन जो म्युनिसिपल टैक्सेस आपने एक्चुअली पे किया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड वो म्युनिसिपल टैक्सेस अगर ओनर ने बेयर किए तभी आपको उसका डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो चेन्नई में आपकी बिल्डिंग है उसका तो म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट ने पे किया था तो उसका तो डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन कोची में जो आपकी बिल्डिंग है उसका म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे मिस्टर सोनू ने पे किया था, दैट इज ओनर ने बेयर किया था, तो यहाँ पे उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया था ₹4,000, तो यहाँ पे वो माइनस कर दीजिए, आपको यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगी कोची वाली बिल्डिंग के लिए ₹66,000 और जो आपका चेन्नई में बिल्डिंग है उसके लिए आपको एनएवी मिल जाएगी 38,000। उसके बाद एनएवी में से आपको दो और डिडक्शन दिए जाते हैं। पहला जो सेक्शन 24A में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है एट 30% के रेट से, वो ले लीजिए। तो यहाँ पे पहली वाली बिल्डिंग के लिए आपको मिल जाएगा 11,400 और सेकंड बिल्डिंग के लिए आपको मिल जाएगा 19,800। लेकिन जो सेक्शन 24B में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस का डिडक्शन दिया जाता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे जो लोन लिया था वो एलिजिबल पर्पस के लिए नहीं लिया था। हमने यहाँ पे जो लोन लिया था उस प्रॉपर्टी के म्युनिसिपल टैक्स को पे करने के लिए लिया था, तो उस पे जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रू हुआ है उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल जाएगी। पहली वाली बिल्डिंग के लिए आपको मिलेगी 26,600 और सेकंड बिल्डिंग के लिए आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिल जाएगी 46,200। तो इसका आप समेशन कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम मिल जाएगी 72,800। तो हमें यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। आपकी टोटल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रहेगी करंट प्रीवियस ईयर के लिए 72,800, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए, ₹72,800। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे 8वां केस सिनारियो। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम हर एक केस सिनारियो को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पिछले वाले केस सिनारियोस के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, आपके ये सारे केस सिनारियोस अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे और ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। इसी तरीके से जो आपका अगला केस सिनारियो होगा उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो ये सारे डिवीजन वीडियोस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा ये जो एनोटेड पीडीएफ है अगर इसका एक्सेस आपको चाहिए तो इसका एक्सेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसका पीडीएफ शेयर किया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एमसीक्यू डिस्कशन में, टिल देन गुड बाय।